अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कहीं से ख़तरा है तो वो अपोजिशन से नहीं है, इदारों से भी नहीं है, किसी और से नहीं है, बल्कि अपने आप से है। क्योंकि अगर पंजाब में हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो नुकसान तहरीक इंसाफ ही उठाएगी। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत तनकीद की जद में है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। एक साल में वो कोई कारकर्दगी नहीं दिखा पाए हैं। सूबे में इंतजामी मामलात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में सियासी मुदाखलत है। बार बार तबादलों की वजह से सरकारी अफसरान के लिए काम मुश्किल हो गया है। अहकामात वज़ीर आला के नहीं किसी और के चलते हैं। बड़े बड़े फैसले कोई और ले रहा है। वज़ीर आला उस तरीके से अपना किरदार नहीं दिखा पा रहे। गैर मुंतखब अफराद जो वज़ीर आज़म के करीब समझे जाते हैं वो ज़्यादा बाइख्तियार है। बड़े और अहम फैसले वो ले रहे हैं। हालिया दिनों में एक बड़ा फैसला एक ऐसे शख्स ने लिया जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। खुद तहरीक इंसाफ के अंदर भी बेचैनी है। उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से कोई खुश नज़र नहीं आ रहा, मगर इमरान खान खुश हैं और मुतमईन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी अपने फैसले पर डटे हुए हैं कि उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का पैगाम दिया। न सिर्फ पार्टी से बाहर दिया बल्कि पार्टी के अंदर भी ये पैगाम दिया कि जिसको उस्मान बुज़दार पसंद नहीं वो पार्टी छोड़ दे। अगर उस्मान बुज़दार काम करेंगे तो इमरान खान के क्रेडिट पर जाएगा, अगर बुरा काम करेंगे तो भी उनके ही खाते में जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का खुले लफ्जों में आपको ये मैसेज दिया है कि ये नजरिया इमरान खान साहब का था, पीटीआई का वोट उनको पड़ा है। उस्मान बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला उन्होंने किया है। अगर किसी को पसंद नहीं पीटीआई छोड़ दें। कैप्टन ने एक बंदे को गोलकीपर खड़ा किया है, काम कीजिए। अच्छा नहीं लग रहा छोड़ दीजिए। करप्शन हमने किया है, सामने लेके आए। परफॉर्मेंस करनी है, आप कोई 3 बंदे बिठा दें, सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ, केपी के साथ, पंजाब की परफॉर्मेंस कंपेयर कर लें। अगर कम है तो हमें बता दीजिए। आप उस्मान बुज़दार साहब कोई बहुत अच्छे काम करेंगे 5 सालों में, जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं। बहुत बुरे करेंगे, जिम्मेदार मेरा लीडर है। मैं आपको उस्मान बुज़दार साहब का पैगाम देता हूँ। उनका पैगाम ये है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर उन्हें कहेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो 12 घंटे से ज़्यादा नहीं लेंगे तमाम चीज़ों को वाइंड अप करके अपने घर जाने में। तो बुनियादी तौर पे हमें काम करने दीजिए। ये पार्टी के अंदर भी बाहर भी वाज़ेह पैगाम दिया है। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ उस्मान बुज़दार की मुकम्मल हिमायत की बल्कि उनकी कारकर्दगी को भी सराहा। इसके अलावा वज़ीर आज़म की मौम ने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक एवान ने वाज़ेह किया था कि वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो घर जाएगा। जो शख्स परफॉर्म नहीं करेगा इस हुकूमत का, वो वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, एक ही बेंच मार्क है, एक ही क्राइटेरिया है कि आपको परफॉर्म करना है। जिसने परफॉर्म करना है वो स्टे करेगा, जिसने परफॉर्म नहीं किया वो चला जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? क्योंकि यहाँ गवर्नेंस के संगीन मसाइल हैं। पुलिस रिफॉर्म्स तहरीक इंसाफ का बड़ा नारा था, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 1 साल में 3 IG पंजाब तब्दील हो चुके हैं और इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 4थे IG हैं। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो कलीम इमाम IG पंजाब थे। तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के इब्तिदा में DPO पाकपतन के तबादले का तनाज़ा खड़ा हुआ। उसके बाद सितंबर 2018 में कलीम इमाम को तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह मोहम्मद ताहिर को खैबर पख्तूनख्वा से तब्दील करके IG पंजाब बनाया गया, मगर तकरीबन 1 माह बाद अक्टूबर 2018 में उन्हें भी हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने सानेह मॉडल टाउन में मुलव्विस पुलिस अफसरान को हटाने का हुक्मनामा मानने से इनकार कर दिया था। ताहिर खान के बाद अमजद जावेद सलीमी को IG पंजाब बनाया गया। अमजद जावेद सलीमी को IG के अहदे पर तैनात हुए अभी सिर्फ 6 माह ही हुए थे कि उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया गया और ये खबरें सामने आई कि अमजद जावेद सलीमी को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम से ताउन न करने के इल्ज़ाम पर हटाया गया। इसके बाद अप्रैल में हुकूमत ने आरिफ नवाज खान को IG पंजाब लगाया और वो अभी तक IG पंजाब हैं और शदीद तनकीद की जद में हैं। 1 साल में 3 IG तब्दील कर दिए गए और सबको ही सियासी वजूहात पर हटाया गया, जबकि पुलिस सियासी मुदाखलत के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा था। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में पुलिस इस्लाहात के हवाले से वादा किया था, बार बार करते रहे, वो भी पूरा नहीं हो सका है। इस हवाले से आज चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने नए अदालती साल में अपने खिताब में कहा कि अदालत ने यह महसूस किया है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इस्लाहात नहीं हो सकती जब तक कि पुलिस में इस्लाहात नहीं लाई जाती। यानी कि चीफ जस्टिस भी इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं।
पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत भी है और वज़ीर आज़म इमरान खान का वादा भी है, मगर सूरत हाल ये है कि 1 साल में 3 कमेटियाँ बनाई गई, IG भी 3 बदले, कमेटियाँ भी 3 बनाई गई, इस्लाहात अब तक नहीं हो सकी। पहले साबिक IG की खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुर्रानी की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई, मगर अपनी तैनाती के 20 दिन बाद ही जब IG पंजाब ताहिर खान को हटाया गया तो उन्होंने 9 अक्टूबर 2018 को कमेटी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। नासिर दुर्रानी के इस्तीफे के बाद वज़ीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई, फिर उसके बाद एक और कमेटी बनाई। जनवरी 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए तीसरी कमेटी बनाई, मगर अब तक रिफॉर्म से मुताल्लिक इक़दामात नज़र नहीं आए हैं और पंजाब पुलिस के रवैये से शिकायत बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े पैमाने पर बार बार पंजाब में तब्दीलियाँ की जा रही हैं। मई में खबर सामने आई कि 8 माह में तहरीक इंसाफ की हुकूमत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के 9 सेक्रेटरीज तब्दील कर चुकी है। इसके अलावा 3 सेक्रेटरी फाइनेंस, 3 सेक्रेटरी इतलात, 3 सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, 3 सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, 3 सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन और 3 सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज तब्दील किए जा चुके हैं। 2 माह में एक डिप्टी कमिश्नर के 3 तबादले हुए। मुसलसल ये सवाल उठ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब की नहीं चलती और वज़ीर आला पंजाब में वो सलाहियत भी नहीं है कि वो अपनी चला सकें, मगर इमरान खान इस वक्त उनके साथ खड़े हैं। हमारे साथ प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान आबिद मीर साहब मौजूद हैं, साथ ही सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद मीर साहब, अब ये तो वाज़ेह है कि इस्लामाबाद ने फैसला करना है और इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार रहें। ये वजह क्या है? कुछ लोग ज़िद से ताबीर कर रहे हैं कि ज़िद बन गई है इमरान खान साहब की, या कोई और वजह, या वो कारकर्दगी से बड़े खुश हैं? क्या हो रहा है इस्लामाबाद में? देखें, जिन दिनों में असद उमर साहब को वफाकी वजारत ख़जाना से हटाया गया था तो उन्हीं दिनों में हमें ये बताया गया था कि कुछ दिनों में उस्मान बुज़दार साहब को भी तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये तजवीज़ इमरान खान साहब के सामने रखी गई तो इमरान खान साहब ने साफ़ इनकार कर दिया था, और जब इमरान खान साहब ने साफ़ इनकार किया तो कम अज़ कम उसके बाद मैंने यही समझा कि जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बस एक कठपुतली हैं या वो बस एक किसी के कहने पे चलते हैं, तो वो बात गलत निकली। क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए सिर्फ इमरान खान साहब पे पार्टी के अंदर से दबाव नहीं था, बल्कि उनके जो बहुत से वेलविशर हैं, कुछ मुक़्तदर हल्के हैं, उन्होंने भी उनको ये तजवीज़ दी थी कि उस्मान बुज़दार साहब से पंजाब नहीं चल रहा, आप इनको हटा दें। तो इमरान खान साहब ने उनकी भी नहीं सुनी और अपने साथियों की भी नहीं सुनी, और उसके बाद काफ़ी दिन गुजर गए और अब रिसेंटली कुछ दिन पहले जब ये दोबारा अफवाहें गर्दिश में आई कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया जाएगा, तो तकरीबन 3 दिन पहले इमरान खान साहब ने जो अपने तमाम जो स्पोक्स पर्सनस थे मुख्तलिफ़ महकमों के और जो उनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं उनका एक इजलास बुलाया, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे उनको ये कहा कि मुझे पता है कि कुछ लोगों ने अपनी शेरवानियाँ सिलवाई हुई हैं, लेकिन मैं उस्मान बुज़दार को नहीं हटाऊँगा, इसलिए आप लोग जो हैं मीडिया में इस तासुर को ख़त्म करें कि उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाएगा। अब इसमें सिर्फ ये हम नहीं कह सकते कि ज़िद उसकी एक वजह है। ज़ाती तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनमें कैपेसिटी नहीं है। पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, उनके पास तजुर्बे की भी कमी है, और इसके अलावा उन पर सिर्फ बदइंतज़ामी के इल्ज़ामात नहीं लगाए जा रहे, उनके इर्द गिर्द जो कुछ लोग हैं जो कि नॉन इलेक्टेड लोग हैं उन पर माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, और ये इमरान खान साहब के इल्म में भी लाई गई हैं ये चीज़ें। लेकिन अब इमरान खान साहब का एक मसला है, वो ये है कि वो कहते हैं कि मैं उस्मान बुज़दार की जगह पे किसको लेके आऊँ, क्योंकि पंजाब में जो उनकी पार्टी है वो बहुत से ग्रुपों में तकसीम है। तो अगर वो एक ग्रुप का चीफ मिनिस्टर लेके आएंगे तो दूसरा ग्रुप जो है वो नाराज़ हो जाएगा। फिर आप ये देखें कि पंजाब में सिर्फ तहरीक इंसाफ एक स्टेक होल्डर नहीं है, मुस्लिम लीग काफ भी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उसमें परवेज़ लाई साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, तो वो भी एक स्टेक होल्डर हैं। और इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब जो हैं सिर्फ वो अकेले उस्मान बुज़दार के पीछे नहीं खड़े, चौधरी परवेज़ लाई साहब भी उस्मान बुज़दार के पीछे खड़े हैं। तो अब अगर वज़ीर आज़म जो है वो भी उस्मान बुज़दार के पीछे खड़ा है और परवेज़ लाई साहब जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं वो भी उस्मान बुज़दार के पीछे खड़े हैं, तो फिर इसलिए काफ़ी मुश्किल है। तो पिछले दिनों इमरान खान साहब ने पंजाब में अपनी पार्टी के वो MPAs या वो वज़रा जिनके बारे में ये ख्याल था कि शायद ये चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, तो उनको बुला के आराम से समझाया है
कि जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ तो इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म है तो उस्मान बुज़दार ही पंजाब का चीफ मिनिस्टर होगा। तो अब इससे आप और मैं इख्तलाफ तो कर सकते हैं कि जी उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है, और आपने तो काफ़ी अदाद-ओ-शुमार भी बताए हैं, लेकिन मेरे पास भी काफ़ी अदाद-ओ-शुमार हैं, तो मैं आपके अदाद-ओ-शुमार में मज़ीद इजाफा नहीं करता, इसलिए कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी जो है उस पर तनकीद इसलिए मैं नहीं करूँगा कि उनको लगाया तो इमरान खान है, तो अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये इसकी ज़िम्मेदारी तो इमरान खान साहब पे आयद होती है। तो अब अगर इमरान खान साहब उनको हटाने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी वजह वो ज़िद नहीं बता रहे, उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि पंजाब में उनके पास उस्मान बुज़दार से ज़्यादा तजर्बाकार लोग तो हैं, लेकिन अगर वो उनको लेके आएंगे तो पार्टी में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगी। तो शायद इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को मज़ीद ग्रुपिंग से बचाने के लिए वो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार ही के ज़रिए काम चलाया जाए। और रिसेंटली उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद और 2 साल के बाद यही जो मीडिया है ये उस्मान बुज़दार के गीत गाना शुरू कर देगा। तो मैं देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, आप भी करें कि 6 महीने बाद या 2 साल के बाद हम उस्मान बुज़दार साहब की तारीफ़ों के पुल बांधते हैं या नहीं बांधते। मुझे ज़ाती तौर पे इसकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब को अगर उम्मीद है तो शायद उनके पास कोई ऐसी टिप है जो अभी तक मुझे या आपको नहीं पता। मतलब अगर ज़ाहिर पहले साल के अंदर भी उम्मीद थी कि वो इम्प्रूव कर जाएंगे, बट उस्मान बुज़दार साहब अभी 1 साल से ऊपर हो गया, नहीं इम्प्रूव किया। शामी साहब, पुलिस क्योंकि हाईलाइट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बात होती है, मगर ऐसी ब्यूरोक्रेसी की अछाड़ पिछाड़ हो रही है इस वक्त पंजाब में कि पुलिस के 3 आईजी, फिर हायर एजुकेशन में 9 सेक्रेटरीज, इसके अलावा फाइनेंस, इतलात, लोकल गवर्नमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, कहीं इंडस्ट्रीज, कहीं पर भी सेक्रेटरी टिक नहीं रहे हैं। मुसलसल ब्यूरोक्रेसी में तबादले किए जा रहे हैं। एग्जैक्टली पंजाब में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, या ब्यूरोक्रेसी इसको इस वक्त नहीं समझ में आ रहा कि हुकूमत के साथ काम क्या करना है, बुज़दार साहब की हुकूमत के साथ हो क्या रहा है? देखें शाहज़ेब साहब, जो इमरान खान साहब का पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है। आप उसे ज़िद कहें, अना कहें, अपनी बात मनवाने का जज्बा कहें, असल बात यह है कि इमरान खान साहब को उस्मान बुज़दार जैसा वज़ीर आला यहाँ नहीं मिल सकता। वो अमलन पंजाब जो है वहाँ वफाक की हुकूमत है, और उस्मान बुज़दार जो हैं वो इंतहाई लॉयल और इंतहाई फर्माबरदार वज़ीर आला हैं। हर बात के लिए अपने पार्टी लीडर की तरफ देखते हैं और उनकी हदायत जो हैं उनकी पैरवी करते हैं। तो जो बातें आपने की हैं और जो मिसालें आपने दी हैं, अगर उन पर कोई मनफी रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा मरकज़ की तरफ से, तो इसका मतलब ये है कि ये सब किया धरा उस्मान बुज़दार का नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी कहीं और है, और वहीं से इसको कबूल भी किया जा रहा है, और इसे उस्मान बुज़दार की मनफियत जो है उसका हिस्सा नहीं समझा जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब पंजाब से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं हैं, और उनका ख्याल ये है कि अगर पंजाब में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो उनकी हुकूमत जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद हो जाएगी। वो सल्तनत शाह आलम आज दिल्ली ताप आलम, और वो ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। वो तमाम हल्के और वो तमाम अनासर जो ये चाहते हैं कि पंजाब में उनका अमल दखल बढ़े, वो इमरान खान साहब के अमल दखल की कीमत पर बढ़ेगा। इसलिए वो इस पर बज़िद हैं, और उनका अपना इक़्तिदार उन्होंने वाबस्ता कर लिया है उस्मान बुज़दार के इक़्तिदार से। अब उसे आप मनफी कहें, उसे आप मुस्बत कहें, जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं, मसलन आईजी जितने भी मुकर्रर हुए हैं, मैं नहीं समझता कि वो उस्मान बुज़दार साहब का अपना फ़ैसला था और उन्होंने अपने तौर पर मुकर्रर किए हैं। इसी तरह कई खाड़ पछाड़ जो है उसके पीछे कुछ और अनासर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात, इसका नतीजा जो भी निकले, और उस्मान बुज़दार साहब बहुत अच्छी इनिंग खेल लें या ना खेलें, पहले से वो तजर्बाकार हो गए हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो बातचीत भी करने लगे हैं, आप उनसे तबादला ख्याल भी आप कर सकते हैं, वो जुमलों का जवाब भी देते हैं। ये सारी बातें तो हो गई हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन इमरान खान साहब अपना इक़्तिदार जो है उसको महदूद करने पर तैयार नहीं है, और उनकी पार्टी के अंदर
इस वक्त कोई ऐसा शख्स नज़र भी नहीं आ रहा। आप देखें, शाह महमूद कुरैशी हो सकते थे, लेकिन वो अपने ही एक नौजवान कारकुन के हाथों सूबाई असम्बली का इंतखाब हार गए। उसके बाद हमारे जहांगीर तरीन जो थे वो बने बनाए वज़ीर आला थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की नज़र हो गए। और इस फिर जब आप देखिए, अब्दुल अलीम खान साहब का बड़ा कल्ला ठल्ला था, लेकिन लोगों को नैब ने दबोच लिया। और इसी तरह हमारे महमूद रशीद साहब मौजूद हैं, लेकिन वो गवर्नर पंजाब जो हैं, वो उनका ताल्लुक दोनों का एक ही बरादरी से है, तो ये भी मुश्किल है। तो इसलिए असलम इकबाल साहब मौजूद हैं, लेकिन असलम इकबाल साहब भी अपनी जगह जितने भी जीरक हों, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की तायीद के बगैर कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ये है कि खान साहब का अपना बड़ा असर रसूख है, उस असर रसूख के नतीजे में अगर डिलीवरी हो रही हो, गवर्नेंस हो रही हो, तो ज़ाहिर क्रेडिट भी खान साहब को जाएगा। मगर जब गवर्नेंस नहीं हो रही है, ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही है, पुलिस में आए दिन शिकायतें आ रही हैं, नज़र आ रहा है कि पंजाब में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। भी गिल साहब कंपेयर कर रहे थे कि बाकी 3 सूबों से कर लें, जिन 2 में तो खैर तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, KP में एब्सोल्यूट है, और एक इत्तेहादी हुकूमत बलूचिस्तान में है। बुज़दार साहब का मुकाबला है नहीं दूसरों सूबों से, बुज़दार साहब का मुकाबला है शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब पहले भी बाकी 3 सूबों से आउट परफॉर्म करते नजर आते थे, और उस्मान बुज़दार साहब के आने के बाद और ज़्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ये चल पाएगा? ये तहरीक इंसाफ को जो पावर अगर सेंटर से कंट्रोल करना चाहते हैं इमरान खान साहब, फायदा पहुंचाएगा 5 साल में? देखिए, जब तक इमरान खान साहब की हमायत उनको हासिल है, और जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आला हैं, उस वक्त तक जब तक वो चलेंगे तब तक उनका वज़ीर आला भी चलेगा। और जब उनको धक्का मारकर आप गिरा नहीं सकते, तो इनको भी धक्का मारकर गिरा नहीं सकते। ये बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने दे दिया है। और देखिए, अगर अब वो समझ रहे हैं कि उस्मान बुज़दार जो हैं, इस तोते में उनकी जान आ गई है। यानी आप पहले तो यानी जो हमारा लाहौर है उससे मरकज़ ताकत पकड़ता था, अब मरकज़ से लाहौर ताकत पकड़ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब अगर कोई ऐसा शख्स ले आएंगे जो इधर उधर देखेगा, हदायत मुख्तलिफ जगहों से लेनी शुरू कर देगा, तो उनका जो भी इख्तदार है उसका तो अलिफ से लेकर रे तक उसका बट्टा बैठ जाएगा। तो मेरा ख्याल वो इस खुश फहमी में या गलत फहमी में मुब्तला हो चुके हैं कि उनका अपना वज़ीर आला होना चाहिए, अपनी बराह रास्त हुकूमत होनी चाहिए। और जिन बातों को आप मनफी समझ रहे हैं उनका उन्होंने ख़ास नोटिस नहीं लिया, क्योंकि उसमें सिर्फ उस्मान बुज़दार का हिस्सा नहीं है। उस्मान बुज़दार ने ये सब तकर्रियाँ नहीं की, उनको जो तकर्रियाँ कही जाती हैं ज़्यादातर वो कर देते हैं, क्योंकि IG हो या चीफ सेक्रेटरी हो, जो वाकफ़ान हाल जानते हैं कि उनको कहाँ से मुकर्रर किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि उस्मान बुज़दार को साथ अपने आप को इमरान खान ने बांध लिया है, इसलिए उनके जो मुखालिफ हैं और जो उनके मवाफ़िक हैं, अब उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये ऐसी दीवार नहीं है जिसको वो धक्का दे के गिरा देंगे। ज़रा कोई और काम उनको करने पड़ेंगे। मीर साहब, आपको भी लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब रहेंगे, या फिर खान साहब को ये फैसला जल्दी नहीं तो बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में डिलीवरी एक ऐसी चीज़ है जो कि उन्हें अगले इलेक्शन में चाहिए होगी, और उस्मान बुज़दार के होते हुए वो डिलीवरी नहीं हो पाएगी? जल्द नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे, ये फैसला करना पड़ेगा। देखिए शाहज़ेब साहब, आपको ना ये समझने के लिए कि उस्मान बुज़दार साहब इमरान खान साहब की मजबूरी क्यों है, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को इमरान खान साहब की जगह पर रखें, और आप ये देखें कि 2013 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबा खैबर पख्तूनख्वा में थी। तो वहाँ पे तो इमरान खान साहब किसी नो आमूज सियासतदान को नहीं लेके आए थे, वहाँ पे तो उन्होंने बहुत ही तजर्बाकार परवेज़ खटक साहब को अपना चीफ मिनिस्टर बनाया था। तो अब आप देखें कि परवेज़ खटक साहब जो हैं वो बहुत तजर्बाकार बल्कि काया आदमी थे, लेकिन उनके दौर में जो BRT का मंसूबा है वो जिस तरह एक डिज़ास्टर बन गया पूरे सूबे के लिए, तो उसका जो खमियाजा है वो परवेज़ खटक साहब पे तो नहीं आया, उसकी ज़िम्मेदारी तो इमरान खान साहब पे आई है। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मैंने एक तजर्बाकार आदमी को एक सूबे की बागडोर दी और वो सूबे को सही तरीके से नहीं चला सका, गो कि उनको दोबारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अपनी हुकूमत मिल गई है, लेकिन जो BRT का मंसूबा है वो हर गुजरते दिन के साथ उनके लिए काफ़ी हजीमत का बायस बन रहा है। तो वो जो खैबर पख्तूनख्वा का एक तल्ख तजर्बा उनको हुआ है, तो उसकी वजह से अब पंजाब जो है वहाँ पे जो उनकी हुकूमत है, पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी होगी उसी की बुनियाद पर उनको अगले इलेक्शन में लोगों ने वोट देने हैं, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है।
तो इमरान खान साहब अपने जो करीबी साथी हैं उनको अक्सर औकात ये कहते हैं कि मैंने खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया है, वहाँ पे एक तजर्बाकार आदमी को लगाया लेकिन वो हमारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा, और जो समझते थे कि एक BRT का मंसूबा हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू का ज़रिया बनेगा, वो नहीं बना। तो इसलिए बेहतर है कि मैं पंजाब में एक ऐसा बंदा लगाऊं जो कि बहुत ज़्यादा चलाक और बहुत ज़्यादा तजर्बाकार भले नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी करेगा उसकी जिम्मेदारी तो अल्टीमेटली मुझ पर ही आयद होनी है। तो अगर मुझ पर आयद होनी है तो मैं ऐसा बंदा रखूँ जो मेरे साथ लॉयल हो। तो इससे आप उनका जो एक अंदाज़े फ़िक्र है उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया है उसका जवाब मैं बड़े मुख्तात तरीके से देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ख़ुद इमरान खान साहब कहते हैं कि हर अच्छा सियासतदान जो है, हर बड़ा लीडर जो है वो यू टर्न भी लेता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हालात बेहतर ना हो सके तो 6 महीने बाद, 2 साल के बाद अगर उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो इमरान खान साहब एक यू टर्न लेने पर मजबूर हो सकते हैं, और यकीनन वो जब कोई फ़ैसला कर लेंगे कि अब उन्होंने उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को लाना है तो वो उसको ले आएंगे। फिर आप और मैं उन पर तनकीद करते रहेंगे कि यार इसने यू टर्न ले लिया, वो कहेंगे मैं तो अच्छे यू टर्न भी लेता हूँ और बुरे यू टर्न भी लेता हूँ। तो इसलिए जो उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड है इमरान खान साहब का, उसको अगर सामने रखा जाए तो अभी वो बिल्कुल उस्मान बुज़दार साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। शायद मेरी दानिश में इसलिए कर रहे हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त अगर वो किसी और को पंजाब में चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो उसकी वजह से ग्रुपिंग पार्टी के अंदर जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो अभी तक क्योंकि परवेज़ लाई साहब भी उस्मान बुज़दार साहब के पीछे खड़े हैं, और परवेज़ लाई साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब पे ये वाज़े तौर पे ये उनको ये कहा है कि हम उस्मान बुज़दार के पीछे खड़े हैं और जो लोग इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं बराए मेहरबानी आप इनकी कोई बात ना सुने। तो अगर कभी परवेज़ लाई साहब की सोच में या उनकी फ़िक्र में कोई तब्दीली आई और उनकी राय उस्मान बुज़दार के बारे में तब्दील हो गई, हो सकता है वो जाके इमरान खान साहब से बात करें कि जनाब ये बात चल नहीं रही, मामला चल नहीं रहा, आए ज़रा सोचें, बैठें और किसी और बंदे को अब ट्राई करते हैं। तो हो सकता है कि इमरान खान साहब परवेज़ लाई साहब की बात मान जाएं, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब और परवेज़ लाई एक पेज पे हैं और उसकी वजह से उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पे हैं, चीफ मिनिस्टर के ओहदे पे बैठे हैं। सिर्फ इमरान खान साहब की वजह से उस्मान बुज़दार पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, इसमें परवेज़ लाई साहब भी एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत शुक्रिया, आपने तज्जिया सुना। अब देखते हैं कि क्या होगा। परवेज़ खटक के हवाले से जो बात कर रहे थे हामिद मीर साहब, जो उनकी BRT की नाकामी है, ज़ाहिर है परवेज़ खटक भी इमरान खान साहब की चॉइस थे और वो 5 साल तक रहे। अब बुज़दार साहब भी इमरान खान साहब की चॉइस हैं और वो कह रहे हैं कि वही वज़ीर आला रहेंगे। इतवार को सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में माजी के एक खिलाड़ी का हवाला दिया है और अपने कॉलम का मौजू भी मंसूर अख्तर हर सूरत खेलेगा रखा है। अपने कॉलम में सुहेल वड़ाई साहब ने लिखा है कि वो तब भी ताकतवर था, वो आज भी ताकतवर है। वो खेल के शोबे में था तो उस पर राज करता था, सियासत के शोबे में आया तब भी राज करता है। खेल में था तब भी इसका फैसला हरफ आखिर होता था, सियासत में भी वो जो कह दे उसे सबको मानना पड़ता है। क्रिकेट में था तो सब समझाते थे कि मंसूर अख्तर नहीं चल पाएगा, मगर वो कहता था नहीं, इसका बल्ला सीधा है, इससे अच्छी कवर ड्राइव कोई नहीं करता, इसे खिलाओ, ये हर सूरत खेलेगा। सबको मंसूर अख्तर को खिलाना पड़ता था। वो खेलता रहा मगर चमक न सका और फिर रफ्ता रफ्ता गुरूब हो गया। कहते हैं पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, यही चलन सियासत में जारी है। हर कोई कहता है ये वसीम अकरम प्लस नहीं है, मंसूर अख्तर है, मगर वो कहता है ये साफ शफाफ है, सादा है, पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता है, ये वसीम अकरम की तरह छाएगा। मगर अभी तक वो मंसूर अख्तर बना हुआ है। देखें फैसला करने वाला सोच बदलता है या फिर मंसूर अख्तर घर जाता है। सियासी मंसूर अख्तर मिलने जुलने में बहुत अच्छा है, मगर गवर्नेंस पर सवालिया निशान है। सियासी मंसूर अख्तर अपने लीडर से हर मुलाकात में वादा करता है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ आकर प्रोटोकॉल की ताम झाम में खो जाता है। सुहेल वड़ाई ने अपने कॉलम में लिखा कि वो बड़ी आन और शान वाला है, अपनी अना पर आँच नहीं आने देता। क्रिकेट में था तब भी उसी के फैसले चलते थे, सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड जो मर्जी कहते रहे चलती उसी की थी। इसलिए मंसूर अख्तर ने 19 टेस्ट मैच खेले, 25 रन की औसत रही, उससे जो तवक्कात थी वो पूरी ना हो सकी और यूँ बिलाखिर वो गुरूब हो गया। अब वो सियासत में है, यहाँ भी इसने नए मंसूर अख्तर से उम्मीदें लगा ली हैं। एजेंसियाँ, इदारे और शख्सियात सब इसके बारे में रिपोर्ट्स दे चुके हैं। बड़े साहब भी मुतमईन नहीं हैं, मगर वो नहीं मानता। अपनी अना पर आँच कैसे आने दे। कॉलम में सुहेल वड़ाई साहब ने मजीद लिखा है कि पंजाब हुकूमत अभी तक गवर्नेंस का कोई भी मॉडल तय नहीं कर सकी है। आधा तीतर आधा बटेर चल रहा है, वक्त गुजर रहा है, गुजरता जाएगा। साल हो गया
वो मंसूर अख्तर को ही खिलाएगा और उसके अंदर वो खूबियाँ ढूंढेगा जो किसी और को नज़र नहीं आ रही हैं। क्रिकेट का मंसूर अख्तर तो खामोशी से गुरूब हो गया, सियासी मंसूर अख्तर नाकाम हुआ तो अपने मोहसिन को भी गुरूब कर जाएगा। खदशात सिलवाई साहब ने उठाए हैं, मगर इमरान खान साहब देखते हैं कि कब तक बुज़दार साहब के साथ पंजाब हुकूमत चलाते हैं या गवर्नेंस की बेहतरी किस हद तक हो पाती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। चीफ जस्टिस ने आज बहुत अहम बयान दिया है, हेडलाइंस बनी है और बहुत अहम बयान है, उसकी तफसील से बात करेंगे इसके बाद। नए अदालती साल का आगाज हो गया है। आला अदलिया ने अपनी तरजीहात भी वाजे कर दी हैं। साथ ही चीफ जस्टिस ज़ाकी सईद खोसा ने आज बहुत अहम तकरीर की है, बहुत से अहम कानूनी नुक्तों का जवाब दिया है और बहुत से अहम कानूनी नुक्ते उठाए हैं। चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि एहतसाब के एक तरफा अमल का तासुर तबाहकुन है। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो बार के साथ मिलकर भरपूर मुजाहिमत की जाएगी। उन्होंने वाजे किया कि सियासी और हुकूमती फ़वाइद के लिए इख्तिलाफ राय को दबाने से जबर का निज़ाम जन्म लेगा। ये सब बातें चीफ जस्टिस ज़ाकी सईद खोसा ने नए अदालती साल के आगाज़ पर की हैं और अपने खिताब में उन्होंने गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी बताई, आइंदा साल की तरजीहात के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस की तफसीलात भी बताई और बार के तहफ़्फ़ुज़ात और मीडिया की आज़ादी पर भी बात की। चीफ जस्टिस ज़ाकी सईद खोसा ने बार की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ात का भी जिक्र किया और कहा कि वो आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि बेंच और बार आइन पसंदी, कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के साथ खड़े हैं और अगर किसी तरफ से उन्हें नुकसान पहुंचाने या तबाह करने की कोशिश होती है तो बेंच और बार मिलकर इसके खिलाफ भरपूर मुजाहिमत करेंगे। उनका कहना था कि बेंच के रहनुमाओं की जानिब से रियासत की गवर्नेंस के लिए सियासी दायरा कार के सुकड़ने पर मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और इन तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने रिसीडिंग पॉलिटिकल स्पेस इन गवर्नेंस ऑफ द स्टेट के अल्फाज इस्तेमाल किए जो बहुत अहम हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि रियासत का अहम हिस्सा होने की वजह से मुल्की आइन के तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं और हम महसूस करते हैं कि रियासत की गवर्नेंस में सियासी दायरा कार का नुकसान बतौर जमहूरी मुल्क मुस्तकबिल के लिए बेहतर नहीं है। हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बतौर इदारा इस तासुर को ख़तरनाक समझते हैं कि जो एहतसाब का अमल है मुल्क में जारी वो एक सियासी इंजीनियरिंग है इस तासुर को, और इस तासुर के ख़ात्मे के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। ये भी बहुत अहम बात है। इस तासुर को दूर करने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं, मगर इक़दामात कौन उठाएगा? चीफ जस्टिस ने अपनी तकरीर में मज़ीद कहा कि ये एक अहसन इक़दाम है और इसे कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन अगर इस अमल में आइनी और कानूनी तकाज़ों की शफाफियत और गैर जानिबदारी पर समझौता किया गया तो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। साथ साथ चीफ जस्टिस ने मीडिया पर पाबंदियों पर भी अपनी तशवीश जाहिर की और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की बंदिश और इख्तलाफी आवाज़ को दबाने के हवाले से भी आवाज़ें उठ रही हैं, जो कि परेशानी की बात है। किसी की आवाज़ या राय को दबाना बदएतमादी को जन्म देता है। बदएतमादी से पैदा होने वाली बेचैनी जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरा है। वक्ती सियासी और हुकूमती फ़ायदों के लिए शहरियों के आइनी हकूक़ पर समझौता नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि जमहूरियत में बर्दाश्त और दूरअंदेशी की ज़रूरत होती है। इख्तिलाफ और बर्दाश्त के बगैर जबर का निज़ाम होता है। माजी में हमने देखा कि इसके ख़तरनाक नताइज बरामद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त सबसे अहम मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समात रेफरेंसेस हैं, जिस पर सबकी नज़रें हैं। इस हवाले से भी चीफ जस्टिस ने अपनी तकरीर में बात की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये मैंडेट देता है कि वो आला अदलिया के जजेस के कंडक्ट से मुताल्लिक इंक्वायरी करे। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस हवाले से जो काम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन और अरकान करते हैं वो इनके पूरे अदालती करियर के दौरान सबसे ज़्यादा नाखुशगवार होता है। बहरहाल ये एक आइनी जिम्मेदारी है जिसे अंजाम देने से वो मना नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन सदर मुमलिकत को इख्तियार देता है कि वो काउंसिल को किसी भी जज के कंडक्ट की तहकीकात करने की हिदायत दे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस तर्ज की आइनी हिदायत से नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अलबत्ता तहकीकात की हिदायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय पर असरअंदाज नहीं होती और काउंसिल अपनी कार्रवाई में आज़ाद और बाइख्तियार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जजेस की पोजीशंस को मद्देनजर रखकर इंतहाई संजीदा और बावकार अंदाज में होती है। अपने खिताब में चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेरे इल्तवा शिकायतों की तादाद की तफसीलात भी बताई
और कहा कि गुज़िश्ता अदालती साल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा प्राइवेट दरख्वास्तों की तादाद 56 थी, जिनमें मजीद 102 का इजाफा हुआ। उनमें से 149 शिकायत निपटाई गई और इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 9 शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। उनमें से सदर मुमलिकत की तरफ से दायर किए गए 2 सदारती रेफरेंसेस भी हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि 2 सदारती रेफरेंसेस से पहले दायर की गई 4 में से 3 शिकायतों पर तरीक़ाकार के मुताबिक इकदाम उठाए जा चुके हैं, जबकि चौथी शिकायत का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से उस पर कार्रवाई पहले ही रोकी जा चुकी है, जबकि दोनों सदारती रेफरेंसेस पर काउंसिल ने मुख्तलिफ इकदाम उठाए हैं। इसी तरह काउंसिल को भेजी गई मजीद 3 शिकायतों पर मतलूबा तरीक़ाकार के मुताबिक इकदाम किए गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक चीफ जस्टिस का कहना था कि काउंसिल के तमाम मेंबरान और चेयरमैन अपने हल्फ पर कायम हैं। काउंसिल किसी भी किस्म के खौफ, बदनीयती या दबाव के बगैर अपना काम जारी रखेगी। कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी के अलावा काउंसिल से कोई भी तवक्का न रखी जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायतों से मुतालिक चीफ जस्टिस का खिताब अहम था और चीफ जस्टिस ने काउंसिल में जिन सदारती रेफरेंसेस का जिक्र किया है वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा के खिलाफ हैं, जिसका उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी अहलिया और बच्चों के बैरून मुल्क जायदादों को वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर नहीं किया। अदालतों में ज़ेरे समात केसेस और गुज़िश्ता साल निपटाए गए केसेस की तफसीलात बताईं और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता अदालती साल के आगाज़ पर मुल्क भर की अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 18,10,000 थी और अब लॉ एंड जस्टिस कमीशन के मुताबिक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद कम होकर 17,80,000 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में केसेस के मुकदमात की तफसीलात बताते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि गुज़िश्ता साल 37,933 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे और 19,751 नए मुकदमात का इंदराज हुआ। 16,000 केसेस निपटाए गए। चीफ जस्टिस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में 1994 के बाद की तमाम क्रिमिनल अपीलें निपटाई जा चुकी हैं और सिर्फ 138 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। आज के खिताब में चीफ जस्टिस ने अदालती निज़ाम की तंजीम नौ के इकदाम न उठाने पर भी नाराज़गी का इजहार किया। उनका कहना था कि इंतज़ामिया और अदालती निज़ाम की तंजीम नौ के लिए नया निज़ाम मुतारिफ कराने का तकाजा किया था, लेकिन बदकिस्मती से इस मामले पर कुछ नहीं किया गया। यहाँ तक कि इदारा जाती मुज़ाकरात की तजवीज़ पर भी गौर नहीं किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने जुडिशल एक्टिविज़म और खुद नोटिस से मुताल्लिक कहा कि वो बखूबी आगाह हैं कि सोसाइटी का एक तबका जुडिशल एक्टिविज़म में अदम दिलचस्पी पर नाखुश है। वो तबका चंद माह कबल जुडिशल एक्टिविज़म पर तनकीद करता था। उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि अज़ खुद नोटिस पर अदालती गुरेज ज़्यादा महफूज है और कम नुकसानदेह है, ताहम मुआशरे का मखसूस तबका चंद लोगों के मुतालबे पर अज़ खुद नोटिस लेने को सराहता है। अज़ खुद नोटिस के अख्तियार को कौमी अहमियत के मामले पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जो किसी के मुतालबे पर लिया गया हो वो अज़ खुद नोटिस नहीं होता। उनका कहना था कि जब अदालत किसी मामले पर ज़रूरत महसूस करेगी तब अज़ खुद नोटिस लिया जाएगा। अज़ खुद नोटिस के इस्तेमाल से मुताल्लिक आइंदा फुल कोर्ट मीटिंग तक मुसविदात तैयार कर लिया जाएगा और इस मसले को भी हमेशा के लिए हल कर लिया जाएगा। ये बहुत से अहम नुक्ते हैं जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने अपनी तकरीर में तफसील से बात की है। नए अदालती साल के आगाज़ पर अपनी तरजीहात भी बताई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रशीद रिजवी साहब, सुप्रीम कोर्ट बार के मौजूदा सदर अमानुल्लाह कुनवानी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रिजवी साहब, आप बताइएगा, आप चीफ जस्टिस की तकरीर को और अहम नुक्तों पर जिन पर उन्होंने बात की है किस तरीके से देखते हैं? देखें, ज़्यादातर उनका फोकस रहा है डिस्पोजल ऑफ केसेस पे कि जो उन्होंने ये उनके टेन्योर में 8-9 महीने में उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया क्विकली, और वाकई उसकी मिसाल बहुत कम मिलती हैं। उसको उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, उसका पे चाहते हैं कि लोग अप्रिशिएट करें, लेकिन उस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान तो है कि इतना डिस्पोजल जो है, क्या ये इस डिस्पोजल ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए हैं? उन्होंने ई कोर्ट्स की भी बात की है, फिर दूसरे जो उन्होंने कोर्ट्स बनाए हुए हैं रूटीन कोर्ट से हटकर, उसकी भी बातें की हैं। तो जो उनका अचीवमेंट है उन्होंने कोशिश की उसको हाईलाइट करने की, और जो सबसे बड़ी बात कही है उन्होंने 184(3) पर बड़ी गोलमोल सी बात की है। और 8 महीने में अभी तक रूल्स नहीं बन सके। उन्होंने आते साथ ही पहला इजलास जो किया था फुल कोर्ट का, उसमें 184(3) के ऊपर ही डिस्कशन किए गए थे, जिसमें कोई कंसेंसस मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं बना था, और आज तक इसी वजह से 1980 के रूल्स में तरमीम नहीं कर पाया है सुप्रीम कोर्ट। वो बहुत ज़रूरी था। एक चीफ जस्टिस आता है, उसका 184(3) का अपना इंटरप्रिटेशन होता है,
आने वाले जज का अपना इंटरप्रिटेशन होता है। ये कंट्रोवर्सी मैं समझता हूँ ख़त्म करनी चाहिए थी, और मैं आसिफ सईद खोसा साहब अगर कर देते तो बेहतर था कि, लेकिन इस पर भी कोई रूल्स नहीं बन सके हैं, और भी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं। देखें ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो ज़्यादातर अफ्रो एशिया कंट्रीज़ पर मुश्तमिल होता है, वहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम जो है वो सिविल जज का काम तो नहीं है कि दो फरीकों के सिर्फ मसले हल करते रहें। माजी में भी बड़े अच्छे फैसले हुए आर्टिकल 184(3) पे, और ऑब्जेक्शनेबल भी इश्यूज़ पे लोगों ने आवाज़ उठाई है, सिविल सोसाइटी ने, बार ने, कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन देखें, पानी का मसला था, वाटर का कितना प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के किसी भी अंडरग्राउंड वाटर में पोल्यूटेड पानी है हर जगह। ये रिपोर्ट आई है सिर्फ सो मोटो उस पर। जब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का काम है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करे, हमारे फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करे, तो आर्टिकल 9 भी तो है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में क्या हमें फ्रेश वाटर नहीं मिल सकता? कराची में क्या हो रहा है आप देखें, कचरा सियासत पे कुछ नहीं कर पा रही है लोकल बॉडीज़, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ को। तो मैं समझता हूँ कि ये कह देना कि जी जब तक रूल्स फ्रेम नहीं होते हमने ब्रेक्स लगा दिए हैं और ये कर दिया वो कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट को सिविल जजेस के ओहदों से ऊपर जाना चाहिए। मैं समझता हूँ 184(3). अब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका तो इस पर बहुत ही डिफरेंट व्यू है, वो तो आज ही से बैठ के एक्शंस ले रहे हैं सो मोटो। तो ये बहुत कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो आनी चाहिए थी, और अभी भी टाइम है चीफ जस्टिस साहब के पास कि वो ये देखें। कुरैन साहब, आप आज़ार तकरीर में मौजूद भी थे, तकरीर की सुनी, आप क्या कहिएगा आज की तकरीर के हवाले से? देखिए, हम सब वकील हों या जजेज़ हों, एक आइनी निज़ाम के अंदर हैं और उसके पाबंद हैं। फिर दुनिया में हमेशा एक सिस्टम के साथ चला जाता है, और जब अयूब ख़ान की मार्शल का दौर था, जस्टिस कॉर्नलिस जैसे चीफ जस्टिस बहुत ईमानदार शख्स थे, उनके दौर में भी बड़े अच्छे फ़ैसले होते थे, और उसके अंदर बड़े मशहूर केसेस हैं, 200 केस है, असमा जहांगीर केस है, मौलाना मौदूदू केस है। तो बाज़ औक़ात आपको वक्त के हिसाब से, हालात वाक़यात के हिसाब से इत्मीनान तो नहीं होता है, मगर जुडिशरी के रोल को देखकर आपको इत्मीनान होता है कि जब कोई ऐसे फ़ैसले हों। तो इस हवाले से ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जो आज की तकरीर है, मैं समझता हूँ हौसला अफजा है, और उसके अंदर हमें इस पर इत्मीनान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इदारों के अंदर एतमाद नहीं पैदा करेंगे और उनको एतमाद नहीं देंगे तो लामाला एक खलफशार पैदा होगा। उस खलफशार का फ़ायदा दूसरी क़ुव्वतें उठा सकती हैं। आइन की ताबे जो भी फ़ैसले हों उसको हमें कबूल करना चाहिए, दबाव के बग़ैर आज़ाद अदलिया चाहिए, हर एक से आज़ाद अपने ज़मीर और आइन और कानून और खुदा खौफी के तहत जजेस फ़ैसला करें, इस पर हमें इत्मीनान है और होना चाहिए। रजीव साहब, साथ में चीफ जस्टिस ने आज एक अहम बात की और बड़ी दो टोक बात की उनकी तरफ से की गई है, और उनका कहना था कि बतौर इदारा इस तासुर को हम बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है। एक बड़ी दो टोक बात और अपने कंसर्न का इजहार उनकी तरफ से किया गया, इस पर आप क्या कहिएगा? हाँ, इसलिए कि उनकी भी तो इस पर जजमेंट्स आई हैं। आप देखें ना, एहतसाब पर, पनामा पेपर्स पर, और अगर इसमें ये लोगों को शक हो जाए कि कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का भी झुकाव है उस स्टाइल पर एहतसाब के जो गवर्नमेंट का है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस तो शेक होगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बहुत इंडिपेंडेंटली और बहुत फूंक फूंक के चलना चाहिए। इम्प्रेशन जनरली लोगों का, मैं आपको बताऊँ, यही है कि जी हाई कोर्ट्स की हद तक कि जी ये तो कभी नैब के ख़िलाफ़ जाती नहीं है। साहब, कुरैन साहब, मैं आर्टिकल 184(3) के तहत, और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा
चीफ जस्टिस की तरफ से अपने एस्टिन्योर में किया गया है। उनका फोकस था कि केसेस को निपटाया जाए, जुडिशल एक्टिविज्म नहीं नजर आया, उसकी वो वजह भी बता रहे हैं। अब आपको लगता है 184(3) चीफ जस्टिस टू चीफ जस्टिस ना बदल रहा हो रवैया, एक बाकायदा तौर पर कानून हो, तो 3 महीने के अंदर ये भी काम हो जाएगा? एक पूरा का पूरा एक दायरा इख्तियार क्या हो, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए, वो बन जाएगा? ये दुरुस्त उनका है, क्योंकि यही बात उन्होंने की भी है कि बाज़ नाक़दीन हमसे तवक्को रखते हैं कि हम जुडिशल एक्टिविज़म में आ जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बजाय जुडिशल एक्टिविज़म नहीं करेंगे और एक्टिव जुडिशलिज्म करेंगे कि जुडिशरी एक्टिव हो, न कि जुडिशरी एक्टिव ऐसे मामलात में हो जहां उनको रिस्ट्रेन शो करना चाहिए। तो उन्होंने अपना जो पलड़ा है और रिस्ट्रेन की तरफ शो किया है, हम उस पर मुतमईन हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात का भी इज़हार किया कि हम 184(3) में अपील के हक़ के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस पहले भी किया था, मीटिंग की थी और आइंदा भी करेंगे, जिसके अंदर हम इसके पैरामीटर्स तय करेंगे किस किस्म के मामलात में आर्टिकल 184(3) जिसको आज खुद कार्रवाई कहा जाता है, उसमें उन पैरामीटर्स की रोशनी में किन किन मामलात में मुदाखलत की जाए, किन में न की जाए। तो उम्मीद है कि ये जल्द मीटिंग होगी और उसके अंदर ऐसे फैसले आएंगे जिससे लोगों को पता चल सकेगा, ताकि लोगों के जो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं वो भी अपना उसके अंदर कोई लोगों को मायूसी ना हो और लोगों को पता भी चल जाए कैसे मामलात हैं जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। तो ये वाज़े पैरामीटर्स पहले से नहीं हैं, तो अब वो चाहते हैं कि हम ये काम करेंगे। उम्मीद है जल्द काम होगा और उनके अपने दौर में ही होगा, क्योंकि उनका दौर भी मुख्तसर रह गया है। अब 3 महीने आइंदा आने वाले बड़े फैसला कुन है उनके लिए, उस 3 महीने वो क्या करदगी दिखाते हैं उसका उनके ऊपर मुनसर है, ऑनरेबल जजेस पर मुनसर है कितना उनके साथ ताउन करते हैं। क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक उससे पहले जो फुल कोर्ट जजेस की मीटिंग हुई थी उसमें कोई बहुत ज़्यादा इत्तफाक़ राय नहीं हो सका था। अब शायद बहुत थोड़े महदूद मामलात में उनका आपस में इत्तफाक़ है और शायद जल्द उसमें पता भी चल जाए। अब्दुल हक शुक्रिया, बड़ी अहम खबर थी, इस पर हमने तफसील से बात की। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नैब ने LNG केस में अभी करप्शन को साबित करना है, अदालत को मुतमईन करना है। इस हवाले से अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त तो नहीं हो सकी है, मगर नैब ने इस केस से जुड़ा एक और रेफरेंस तैयार कर लिया है। नैब के आज जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक नैब कराची ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की सिफारिश की है, क्योंकि उन्होंने वजीर पेट्रोलियम होते हुए शेख इमरानुल हक की बतौर MD PSO गैर कानूनी तैनाती की। तहकीकात के मुताबिक इमरानुल हक को सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात की वजह से तैनात किया गया। इमरानुल हक ने LNG टर्मिनल की तामीर के दौरान वजीर से ज़ाती ताल्लुकात बनाए और उनकी गैर कानूनी तैनाती से कौमी ख़जाने को 138 मिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। इमरान हक की तैनाती के हवाले से शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ तो रेफरेंस दायर होने जा रहा है, मगर LNG के हवाले से कल अहम पेशरफ्त मुतवक्को है, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल और इमरानुल हक के रिमांड की मुद्दत कल ख़त्म हो रही है। 30 अगस्त को होने वाली समाअत में एहतसाब अदालत के जज ने नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि नैब के पास जिस्मानी रिमांड के लिए इसके अलावा क्या ग्राउंड है। मेरे सामने खड़े होकर सोच समझ कर बात करनी है, जो जवाब आप पेश कर रहे हैं मैं उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊंगा। इन रिमार्क्स पर नैब प्रोसिक्यूटर ने दरख्वास्त की कि मिफ्ता इस्माइल का एक बार और 14 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए, फिर रिमांड नहीं मांगेंगे। जिस पर मिफ्ता इस्माइल के वकील ने कहा कि नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में हल्फ दें कि इसके बाद वो जिस्मानी रिमांड नहीं मांगेंगे। एहतसाब अदालत के जज ने पूछा कि अब तक कितने रिमांड मुकम्मल हो चुका है, जिस पर मिफ्ता इस्माइल के वकील ने बताया कि 22 दिन का रिमांड हो चुका है और उसमें कोई तफ्तीश नहीं हुई है। इस मौके पर एहतसाब अदालत के जज ने मिफ्ता इस्माइल का मजीद 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए 12 सितंबर तक समाअत मुलतवी की। अब कल इस पर समाअत होगी। नैब के वकील वादा कर चुके थे कि मजीद रिमांड नहीं मांगेंगे। LNG मुआहदे और LNG टर्मिनल को मुतनाज़ बनाया गया, उस पर सवालात उठाए गए। फिर नैब ने केस बनाया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और PSO के साबिक MD इमरानुल हक को गिरफ्तार किया गया। अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। बाकायदा तौर पर सियासी तौर पर भी ये इल्ज़ामात लगते रहे। अब जो रेफरेंस आ रहा है इमरानुल हक साहब के खिलाफ, वो उनकी तैनाती के हवाले से आ रहा है। नैब केस और इन गिरफ्तारियों के बाद LNG फराम करने वाली बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में काम करने से घबरा रही हैं। अब ये खबरें आ रही हैं पाकिस्तान को LNG फराम करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही। ये खौफ है जो आलमी और मकामी कंपनियों में दिखाई दे रहा है, जिसके मनफी असरात आइंदा आने वाले मंसूबों पर भी पड़ सकते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली जफर भुट्टा की खबर के मुताबिक हुकूमत को रोजाना 200 मिलियन क्यूबिक फीट LNG की ज़रूरत है, इसलिए हुकूमत ने आलमी इदारों से LNG मंगवाने का फैसला किया। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 10 साल के अरसे के लिए LNG कार्गो की फराहमी के लिए बिड तलब की। सिर्फ 4 बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने टेंडर के अमल में हिस्सा लिया। खबर के मुताबिक LNG केस की वजह से 2 कंपनियां बिडिंग के अमल से दूर हो गई।
ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है कि आइंदा मकामी और बैनुल-अक़वामी कंपनियाँ पाकिस्तान में किसी भी मंसूबे का हिस्सा बनने से कतराएँ तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल होगी। तहरीक इंसाफ खुद LNG मुआहदे और LNG टर्मिनल की मुखालफत करती रही, अब खुद LNG मंगवा रही है, 10 साल का मुआहदा करने जा रही है, उसमें कंपनियों का उस तरीके से दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही है। इमरान उल हक की तैनाती के हवाले से शाहिद खान अब्बासी के खिलाफ तो रेफरेंस दायर हो रहा है, मगर उन्होंने करप्शन की ये वाज़े नहीं है। क्या करप्शन की ये नहीं बताया जा रहा। इस हवाले से बिजनेस मैगजीन प्रॉफिट ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके मुताबिक शेख इमरान उल हक को गिरफ्तार हुए 1 माह हो गया है, मगर कोई ये नहीं बता रहा कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है। उनके खिलाफ तो कुछ गलत करने का इल्ज़ाम भी नहीं है। इमरान उल हक के खिलाफ नैब ने जो रेफरेंस दायर किया है उसमें यह नहीं बताया गया कि उन्होंने किस कानून की खिलाफ वर्जी की है। शाहिद खान अब्बासी के हवाले से तो कुछ इल्ज़ामात हैं, मगर इमरान उल हक ने किन कवानीन की खिलाफ वर्जी की, इस हवाले से मुकम्मल खामोशी है। आगे चलकर इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क के जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको खौफजदा होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसके बाद कौन सी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO हुकूमत के साथ काम करना चाहेगा और हुकूमत के साथ बातचीत करेगा, कौन सा पढ़ा लिखा बासलाहियत शख्स हुकूमती इदारों में काम करना चाहेगा। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इमरान उल हक के पास मुतल्लिका फील्ड का वसी तजर्बा है। इस रिपोर्ट के अलावा भी इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि इमरान उल हक ने अमेरिका के आला तालीमी इदारे से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, फिर इंडस्ट्री और पेट्रोलियम का वसी तजर्बा, 3 दहाइयों से वो मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुके और कई आला ओहदों पर भी फाइज रहे। MD-PSO तैनात होने से पहले एंग्रो से वाबस्ता थे और एक ज़बरदस्त उनका एक प्रोफेशनल रिकॉर्ड मौजूद था, मगर तैनाती पर उनको पकड़ा गया है। हमारे साथ फारूक तिरमिज़ी मौजूद हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट भी बनाई है। फारूक, ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर को इस हवाले से परेशान होना चाहिए। नैब ने रेफरेंस दायर करने का फैसला और उसमें इल्ज़ाम यही है कि इनकी जो भर्ती थी वो गैर कानूनी थी। 138.9 मिलियन का नुकसान हुआ इस हवाले से। जी, असल में बात यह है कि हुकूमत ने ये अभी आप जो खबर बता रहे हैं कि नैब ने रेफरेंस फाइल करने का इरादे का ऐलान किया है। जुर्म क्या है ये समझ में नहीं आ रही मुझे, मैं क्योंकि हमने जो है वो दस्तावेजात देखी हैं जो नैब की थी और शाहिद खान अब्बासी साहब के खिलाफ तो जो है कुछ कम से कम कम से कम कुछ कवानीन हैं जिनके जो कहे जा सकते हैं कि जिनकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की। लेकिन इमरान उल हक साहब ने किया क्या है, मतलब उन्होंने किस कानून की खिलाफ वर्जी की है जिसकी वजह से उनको जेल में रखा जा रहा है। इलावा इसके कि इल्ज़ाम यह है कि शाहिद खान अब्बासी साहब की उन्होंने किसी तरीके से मदद की, लेकिन उसमें नायब की दस्तावेजात में ये भी वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने किया क्या था। कि चलें ठीक है, अगर उनके पहले पर्सनल कुछ ताल्लुकात थे शाहिद खान अब्बासी साहब के साथ, तो क्या उन्होंने कुछ रिश्वत दे के ये पोजीशन ली है, या क्या वो इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं थे जो उनको ये PSO की पोजीशन दी गई है, या LNG के जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें उन्होंने किस तरीके से उन्होंने कुछ धांधली की थी या खुदबुद की थी। अगर आप देखें कि एग्रो ने जिस वक्त उस LNG के टर्मिनल में अपनी जो बिड डाली थी, तो जो दूसरी पार्टी थी जिसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, वो खुद भी कहते हैं कि हमारे लिहाज से तो कोई धांधली नहीं हुई है और एग्रो जो है साफ और शफाफ तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रही कि मसला क्या है, कि मतलब एग्रो ने क्या किस कानून की खिलाफ वर्जी की है कि उनके साबिक सरबरा के साथ ये सलूक किया जा रहा है। अच्छा, ज़ाहिर आप साथ में ये भी कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट पाकिस्तान को इस हवाले से परेशान होना चाहिए, क्या वजह है? एक ये बाद में अगर PSO के MD लगते हैं और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि वो मेरिट पर नहीं थे, हालांकि इनके क्रेडेंशियल्स हैं, मगर वो ज़ाती ताल्लुकात इन्होंने बना लिए थे। करप्शन का नहीं इल्ज़ाम, मगर ज़ाती ताल्लुकात की वजह से ओहदा लेने की वजह से, इसलिए तो कॉर्पोरेट सेक्टर क्यों परेशान हो? देखिए, आप ये कहानी आप शुरू से देखें ना तो किस तरह से हुई है। अगर एग्रो ने पहले एक बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट पाकिस्तान में लगाया, 1.1 अरब डॉलर उन्होंने अपने सरमाया लगाया पाकिस्तान में कि इतना बड़ा फर्टिलाइजर प्लांट लगे जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को काफी फायदा हो, पाकिस्तान के किसानों को सस्ती खाद मिल सके और पाकिस्तान में कई हजार लोगों को मुलाकात मिले। ये उन्होंने प्लांट लगाया इस गारंटी पर कि हुकूमत उनको गैस सप्लाई करेगी। हुकूमत ने कई सालों तक जो है उस गारंटी को पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से एग्रो ने कहा अच्छा अगर आप हमें गैस नहीं सप्लाई करते तो हम खुद जो है गैस इंपोर्ट कर लेंगे, हमें आप बस LNG टर्मिनल लगाने की इजाजत दीजिए। उन्होंने जब LNG टर्मिनल लगा दिया तो फिर उसके ऊपर भी है उनके ऊपर केस पे केस किए चले जा रहे हैं। मसला ये है
कि हुकूमत से आप पाकिस्तान में कोई आप डील नहीं कर सकते। अगर आप डील करेंगे तो एक तो ये कि उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, और जब आप उस खिलाफ वर्जी के करने के बाद आप उस प्रोजेक्ट को कुछ बचाने के लिए कुछ आप अपनी तदाबीर करेंगे तो उसके ऊपर भी केस होगा। और मगर सर इसमें ये जो नुक्ता है इनका कि इनके जाती ताल्लुक की वजह से MDPSO बने, जाहिर उनके क्रेडेंशियल्स हैं अपनी जगह पर, मगर ये इस इल्ज़ाम के साथ जो ये कहा जा रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो देखें इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। उसमें यह हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद जो है वो कोई किसी गवर्नमेंट रूल की जो है वायलेशन की हो, लेकिन उसमें इमरान उल हक साहब का क्या कसूर है? उन्होंने क्या रिश्वत दी थी? उन्होंने क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर कुछ दबाव डाला था? क्या किया था उन्होंने? कौन सा ऐसा कानून है जो उन्होंने तोड़ा है? ये आप बात तो कह सकते हैं कि भाई उनके पहले ताल्लुकात थे जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या कानून तोड़ा है ये बताइए, क्योंकि ये मामला तो कानूनी है ना। ये तो मामला सिर्फ टीवी पे बातचीत करने की नहीं है ना। ये तो ड्राइंग रूम हमारा नहीं है जिसमें हम बस बात कह सकते हैं कि भी उन्होंने कुछ गलत काम किया है। कानून कौन सा तोड़ा है ये आज तक नैब बता नहीं सकी है कि उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा था, उन्होंने क्या गलत काम किया था। ठीक है, उनके इससे पहले ताल्लुकात थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, और हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ गलती कर ली हो जो पेपर वर्क था उसके उनकी अपॉइंटमेंट में। बहुत शुक्रिया तमीर साहब मौजूद थे, वो क्या गलत किया। अब देखते हैं कि नैब कल इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाता है। आज के प्रोग्राम में कल प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।